हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं श्वेता और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एडुटेरिया की टेस्ट पेपर जो कि बीपीएससी के लिए है और ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें कि 80 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन जो है ये करेंट अफेयर से है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 3 है। 1 और 2 हमने कर लिया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का क्या कारण था। तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या कथन है। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है रेल लाइनों के प्रयास के लिए, ये भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रयास के लिए, तो ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह हमारा किया गया था 1864 ईस्वी में, ठीक है। 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन हमें बताना है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी, नहीं 1906 में हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, 1906 में हुई थी देहरादून में। तो ये गलत है। यहाँ जिन पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। तो इसका हमें सही कथन बताना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है कथन। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे, तो ये गलत है, ठीक है। ये सभी प्रकार की लकड़ी ले सकते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो ये नाम है और ये क्षेत्र है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। लादिंग, तो लादिंग हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेटेड है, ठीक है। डी यहाँ है। उसके बाद है, इससे तो हमारा आंसर बन ही गया क्योंकि डी कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका मिल्पा, तो मिल्पा है मध्य अमेरिका से संबंधित। चितमेन, चितमेन आपका हो जाएगा श्रीलंका से और चेना अफ्रीका से, ठीक है। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे। तो घुमंत खेती वाली ज़मीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, ठीक है। इसके बाद है जंगल जलाते समय वाकई बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, तो ये भी सही है, यानी कि इसका टोटल सही है। सत्य कथन बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। तो पहला है वन व्यापार की इजादेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई, ठीक है। नेक्स्ट कथन है हमारा, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई और कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। तो इसमें हमारा सत्य कथन बताना है और टोटल सही कथन है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसारी या मान किसे कहा जाता था। तो यह कहा जाता था आपको जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है हमारा ब्लैंगडांग टेनस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। उसके बाद इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। तो इसका हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सरना, देवराकुडू, उसके बाद है कान, राई इत्यादि क्या थे। तो ये हमारे थे जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
आगे है क्वेश्चन, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। तो आइए देख लेते हैं चरवाहा समुदाय और संबंधित तथ्य क्या है। इसमें है गोला समुदाय। तो गोला समुदाय जो है ना आपका, ये गाय भैंस चराने से संबंधित है। उसके बाद है करुमा समुदाय, तो यह आपका हो जाएगा भेड़ बकरियों को चराने से संबंधित। उसके बाद है राइका, ये राजस्थान से संबंधित, और धनधर ये महाराष्ट्र से संबंधित। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा BACD, BACD ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहें और पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहें। तो इसका हमें आंसर बताना है, तो इसमें सत्य बताना है और दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो इसमें हमें देखना है मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां। तो इसमें से कोई भी नहीं होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो गया। आगे है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है। तो इसमें जो है ना ये पता चलता है आपको समुद्री व्यापार के महत्व का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए कथन देख लेते हैं। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था और यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। तो इसमें ये सही है। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। तो नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो सत्य कथन कौन हो गए? सिर्फ कथन 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है? तो इसमें हमसे गुफा का क्रमांक पूछा जा रहा है। क्रमांक है 217, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्को पोलो के किताब का नाम है। मार्को पोलो के किताब का नाम है आपका बुक ऑफ मार्वल्स। ऑप्शन नंबर ए स्पेंदगेती, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का मापक यंत्र, एक प्रकार की खाद्य सामग्री, एक प्रकार की खाद्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। यह खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन हमारा इसमें हो जाएगा आपको केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है, यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कथन, ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बताना है असत्य कथन बताना है, ये बिल्कुल गलत है। सत्य हमारा 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं में अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तो इसमें बताना है असत्य कथन। तो 2 और 3 इसमें असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी है राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये है क्या है? तो व्यापार और पूंजी भूमि कूट के माध्यम से हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल व्यापार और पूंजी है। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? तो यह जो है ना ये पारित किया गया 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाहों ने
से चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदार के माध्यम से किया जाने लगा, तो ये गलत है। उसके बाद है किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चारागाहों को उनके पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ठीक है, चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है चरवाहे टैक्स के क्या प्रभाव हुए। तो चरवाहे टैक्स के जो है ना प्रभाव, चारागाहों का स्तर गिरने लगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सत्य बताना है इसमें। आगे है मासा आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन है हमारा यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था, इसमें सत्य बताना है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है औपनिवेशिक ताकतों में मासाई लैंड जो है ना ये विभाजन कर दिया, तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल बी सही, केवल 2। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। उसके बाद है अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, तो इसमें बताना है हमें सत्य कथन, और इसका सत्य कथन है हमारा केवल 2, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। उसके बाद है सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। उसके बाद है नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो इसका हमारा जो है ना 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। प्रावधान कौन से? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसके बाद है इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। जिसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो सत्य क्या हो जाएंगे? दोनों बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है एलो क्या थी? एलो के बारे में हमें बताना है। तो एलो जो है ना ये एक कपड़ा नापने के पैमाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? तो देखते हैं राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच को बनाए रखना और निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। तो इसमें सत्य कूट का चयन करना है। तो कूट इसमें हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ज्यूसेपी मैत्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था वर्ण में यंग इटली और दूसरा में मार्सेई में यंग यूरोप। तो इसका हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य हो जाएगा आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है
मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो सबसे खतरनाक दुश्मन जो बताया था ये ज्यूसेपी मैत्सनी को बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिली, हमें स्वतंत्र हुआ? तो यह जो है 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, रूमानी कलाकारों और कवियों के ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। इसमें बताना है हमें सत्य कथन। तो सत्य कथन हमारा दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में जो है ना रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का स्रोत था आपका भाषा। ऑप्शन नंबर सी। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार था। इसमें सत्य कथन बताना है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो इसका हमें आंसर बताना है कौन से सत्य कथन है। तो सत्य कथन हमारे 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। आगे है क्वेश्चन, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ आपका 1848 में। ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही को मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। उसके बाद है 7 वर्ष के दौरान प्रसाद डेनमार्क और फ्रांस ने से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें बताना है सत्य। तो सत्य कौन से हैं हमारे? इसमें कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों बिल्कुल गलत है। आगे है, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन है, ज्यूसेपी मैत्सनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सर्डिनिया पॉडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और नेक्स्ट है, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। कूट है हमारा, तो इसमें सत्य क्या हो जाएंगे आपके? ज्यूसेपी मैत्सनी, ऑप्शन नंबर इसमें होगा 1 और 3। ठीक है, गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो आयरलैंड को जो है ना ये ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया आपको 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, या फिर सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया? तो इसका आंसर आपका होगा, तीनों ही बिल्कुल सही है। इसमें भी करों में भी वृद्धि हुई, खाद्य पदार्थों में भी वृद्धि हुई और उसके बाद सिपाहियों की जबरन भर्ती की जाने लगी। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था। नहीं, ये गलत है। तो हमारा एक ही गलत हो, इसमें कूट है नहीं, तो ये सिर्फ यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है हमारे बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस सभी तथ्य को देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन
कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का जो है ना ये गठन किया गया था आपको बम्बई में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो यह लिखी गई आपको 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के संचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है? कथन है हमारा आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। तो ये बिल्कुल सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया? तो नहीं, सभी ने नहीं किया। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो आइए देखते हैं नीचे कोट सत्य क्या हो जाएंगे। तो इसमें जो है ना 1, 2 एंड 3 टोटल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। उसके बाद राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो इसमें हमें बताना है सत्य। तो सत्य कौन से हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे हमारे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य बताना है। ठीक है, तो असत्य में हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें कूट है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए निकल गया है। बाकी ये सभी तथ्य को आप सभी पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। तो इसमें बताना है हमें सत्य कथन। तो सत्य हमारा हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया गया आपको 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। उसके बाद है जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। और थर्ड है कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो इसका सत्य हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने खुलकर इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 53 नंबर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है गांधी जी के अब्राहम के
अभियान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हमें बताना है असत्य कथन, जो कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमिन या फिर दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? तो यह किया गया 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो यह चित्रित किया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल जो है ना सही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये सही है। उसके बाद 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि इसमें हमें बताना है असत्य कथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? तो यह पारित हुआ है हमारा वर्धा आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो वर्धा आंदोलन में जो है ना ये पारित किया हुआ है। उसके बाद है इंक्विजिशन क्या थी? तो यह थी हमारी एक रोमन कैथोलिक संस्था। ठीक है, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था लुई सेबेस्तिये मर्सिये के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। कालक्रम का निर्धारण करें। कालक्रम का निर्धारण करना है हमें। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। और उसके बाद है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार। उसके बाद है ऑफसेट प्रेस का निर्माण। फिर है बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले कौन आया 1 नंबर पे, हमें ये देखना है। इसका होगा प्रेस का निर्माण, बिल्कुल सही है। उसके बाद है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑफसेट प्रेस का निर्माण, उसके बाद आया बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ है 1810 में। ऑप्शन नंबर डी। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी गई है रामचड्डा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकर सुमेरियन भाषा ने ले ली। उसके बाद एक किलाकर चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उसकी भाषा पढ़ी जा सकी। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो सत्य क्या हो जाएंगे? इसके सत्य है सिर्फ 1 नंबर। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों से मिलते थे। इसका हमें आंसर बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है तीनों। ठीक है, सत्य कथन बताना है और बिल्कुल सही है। मेसोपोटामियाई के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? तो मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, बिल्कुल सही है। उसके नहीं, मेसोपोटामिया में सुदृढ़ नहीं थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की थी। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, ये भी बिल्कुल गलत है। कमरे के अंदर रोशनी खिड़की से बाहर बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। तो देखिए, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति सुदृढ़ थी, तो नहीं। उसके बाद मोहनजोदड़ो की ही तरह निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, तो ये भी बिल्कुल गलत। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन इसमें हो जाएंगे 1 और 2। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, मैं देख ली, इसको एक बार देख लेना था, देखने के बाद पता चला है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2। ये नहीं होगा। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन साम्राज्य के बारे में कथन पर विचार करना है, तो इसमें है एकल परिवार का चलन था, पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, और पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। इसमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन हो जाएगा इसका, तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। इस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन, रोमन साम्राज्यों में दास प्रथा और श्रमिकों का नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। कथन है, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों की प्राथमिकता दी गई। उसके बाद रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। फिर नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी। इसमें हमें आंसर बताना है, असत्य कथन बताना है। ठीक है, इसका असत्य कथन हो जाएगा, रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। मंगोलों से संबंधित यास क्या थी? तो यह थी, क्या है ऑप्शन में, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। ऑप्शन नंबर सी, यास थी मंगोलो जनजाति के परंपरागत प्रथाओं का संकलन। आगे है क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? तो इसका परिणाम जो है ना हुए, भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो इससे भेजा जाता था कैरेबियाई, ठीक है, कैरेबियाई देशों में भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 18वीं सदी के
अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ती थी। उसके बाद है, उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी और ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। तो इसमें हमें उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन हो जाएगा आपका 1 और 2। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था और इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया। तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है और सत्य कथन इसका हो जाएगा कोई भी नहीं, ना तो 1 और ना ही 2। आगे है क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, उत्पादकों का संगठन, श्रमिकों का संगठन, कारीगरों का संगठन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादकों का संगठन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी और 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। इसमें सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों में जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम यहाँ पर होगा, ठीक है। और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो यह मान लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था आपको 1944 में, ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक अच्छे लिंग समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत से लॉन्च किया गया। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों में निवेश करने पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। इसमें हमें बताना है सही कथन। तो सही कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, राइट आंसर। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो यह कार्य करती है खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय
एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन बताना है। तो सही कथन इसका हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टॉवर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर कथन नंबर एक। नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। उसके बाद है इसमें चालुक्य वंश के शासक के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई, तो ये भी गलत है। तो नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के शिखर के नीचे स्थित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही बताना है। आगे है क्वेश्चन, चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मूसी नदी अभयारण्य से होकर बहती है। उसके बाद है डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। इसमें बताना है हमें सही कथन, और सही कथन इसमें हो जाएंगे एक और चार, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर से देखी जाती है। तो यह देखी जाती है द्रविड़ मंदिर से, ऑप्शन नंबर ए। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS ये सबसे प्रभावी मानी जाती है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। तो यह पूरा करता है, चलिए आइए देख लेते हैं नीचे क्या उद्देश्य दिया गया है। यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आपातकालीन संदेश भेजता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योग का चल रहा परिवर्तन है, और विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई। इसमें बताना है सही कथन, तो इसमें हो जाएंगे सही केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते कथन। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 और 2022 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई। और कथन 2 है, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणाली और अवदबाव अधिक बार बनते देखे हैं। तो उपरोक्त कथनों में से के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से सही है। तो सही कथन बताना है, इसके सही कथन हो जाएंगे हमारे दोनों बिल्कुल सही है, और कथन 2 एक की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं
क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है, मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दोनों देशों के अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया गया। इसमें सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है। तो यह हो जाएगा आपका कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर सल्फर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, NO2। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। तो उसकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। ठीक है, उनकी उपस्थिति जो है ना संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है और डोडा और त्स्यामलिंगती चू लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। तो इसमें किया गया है आपको जास्कर नदी की। ऑप्शन नंबर ए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं कथन क्या है। MPLAD योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। नहीं, सही कथन बताना है, ये गलत है। उसके बाद ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपीलैंड फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। तो ये बिल्कुल सही है, वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। CCI में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसके पास जांच करने में बाजार में हेर फेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। इसमें सही कथन बताना है, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर होगा सी, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो इसका आंसर होगा आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन 98 नंबर। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है उनके द्वारा सोलापुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से यह शुरू की गई है और यह परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में 10,000 लाभार्थियों को PM स्वनिधि की पहली और दूसरी किस्त के वितरण का भी शुभारंभ किया है। आगे क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। तो यह संचालित की जाएगी सरयू नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड बने रहे। इसमें टोटल जितने भी यूट्यूब एरिया के टेस्ट सीरीज हुए हैं
उन सभी को हम बिल्कुल डिटेल से इसमें कराएंगे। थैंक यू सो मच।